योजना का शुभारंभ देखिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क पर। खबरों के हंगामे से गर आप हैं परेशान, शोर शराबे की बीच गर तब जाती है आपकी आवाज, तो जुड़िए हमारे साथ। आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें और आपके बुनियादी मुद्दे लेकर आ रही हैं डॉक्टर मीना शर्मा, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर बहुत जल्द। मेरी मां को दांतों की समस्या थी और इसी से मुझे भी जेनेटिकली कम उम्र में ही मसूड़ों से खून आना, सूजन व अन्य समस्याएं हो गई थी। मैंने योग किया तथा जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके दंतकांति टूथपेस्ट व मंजन बनाकर सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग किया। आज मेरे दांत व मसूड़े 100% स्वस्थ हैं। पतंजलि पेश करता है 25 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दंतकांति एडवांस हर्बल टूथपेस्ट व मंजन। पतंजलि का प्रॉफिट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, चैरिटी के लिए। कमाल का कुत्ता है। ब्रूनो, पानी ला। जाक फैन ऑन करके आ। कमाल का कुत्ता है। कुत्ता है, गधा नहीं। The next generation is smarter. Presenting the next generation fans with remote control. Orient Electric. Switch to smart. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बीएससी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा थी। सप्लीमेंट्री आने पर आत्महत्या इसने की है। छात्रा का नाम शीतल जायसवाल बताया जा रहा है। सनावत थाने के मलगांव की रहने वाली थी छात्रा। दुर्ग पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। देह व्यापार के आरोप में न्यायालय से बरी हुए एक परिवार ने पुलिस के तत्कालीन 4 अधिकारियों के खिलाफ परिवाद पेश किया है। न्यायालय ने चारों अधिकारियों को मामले में नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मामला जुलाई 2010 का है। कुर्सीपार थाना क्षेत्र के जोन 3 में रहने वाले एक घर में पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश देकर एक महिला, उसके पति और कॉलेज में अध्ययनरत बेटी के साथ ही मोहल्ले की 3 महिलाओं को देह व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। छापामार कार्रवाई किया गया। बाद में पता चला कुछ अपने राजनीतिक दुश्मनों की वजह से ये किया गया है। हाँ, पकड़ा उस समय तो पता ही नहीं चला। बोले थाने में चलो, वहाँ से मालूम होगा, छोड़ दिया जाएगा। वहाँ जाने के बाद धमकी देकर कि चैनल वाले को बुला रहे हैं, ऐसा करके पीटा एक्ट लगाया गया। तो उसमें मैं, मेरा पति, मेरी बेटी जो एमएससी प्रीवियस में थी, वो हम तीनों को, और बाकी 3 और महिलाएं थी जो मेरे पोस्ट ऑफिस से आरडी खातेधारी थी, उन्हीं सभी को पकड़ करके कुर्सीपार थाना ले जाया गया। मामला 25 जुलाई 2010 का है और 2012 जून में हम लोगों को बाइज्जत दोष मुक्त किया गया। जी, अब 5 साल 5 युग के बराबर लगा। लोगों का सामना करना बड़ा मुश्किल था। मेरा आर्थिक व्यवसाय सब नष्ट हो गया।
जो पोस्ट ऑफिस का था खातेदारी कम हो गए। बेटी की शादी तो नहीं मान के चलिए, क्योंकि हम 8-10 जगह रिश्ता देखे, सभी जगह से हाँ होने के बाद फिर नहीं का जवाब आ जाता था और बहुत ज्यादा मान सम्मान की तो कुछ रहा ही नहीं गया। याचिका का आधार यही था कि मतलब ये निर्दोष हैं और निर्दोष लोगों को फंसाया गया था इस प्रकरण में। अगर ये निर्दोष नहीं होते तो न्यायालय से छूटते कैसे, क्योंकि पुलिस के तो बड़े जिम्मेदार अधिकारी लोगों ने छापा मारा था, सब साक्षी भी होंगे उनके। ऐसे केस में क्या होता है कि इनको बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत सोच समझ के और हर तरीके से कंफर्म होने के बाद और बात बस्तर की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने जवानों पर अटैक करने के लिए सीधी लड़ाई की जगह बारूदी सुरंग से हमले की रणनीति बनाई है। हाल ही में मेलावाड़ा नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर 7 जवानों की हत्या कर दी थी। इसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रारंभिक जांच में बारूदी सुरंगों से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। देखिए बस्तर में बिछे बारूद पर विशेष पेशकश, बारूद पर बस्तर। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों ने हर 3 किलोमीटर पर एक बारूदी सुरंग बिछाई है। बस्तर में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर आईईडी बरामद भी हो रहे हैं। ये आईईडी 1 किलो से लेकर 10 किलो तक के हैं। आखिर बारूद की ढेर पर बैठे बस्तर में सीआरपीएफ कैसे विस्फोटकों को खोज निकालती है, यही दिखाने के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं बस्तानार। बस्तानार जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच में स्थित है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे बस्तानार में सीआरपीएफ की एक टीम आईईडी खोज रही है। बस्तर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और सीआरपीएफ के जवान एक महत्वपूर्ण काम ये भी करते हैं, इस बारूद को खोज निकालने का, ताकि बस्तर के आम आदमी का जीवन भी सलामत रहे। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं बास्तानार। जगदलपुर का एक ब्लॉक है बास्तानार, जहां पर जो टीम है सीआरपीएफ की वो बम सर्चिंग का काम इस वक्त कर रही है। बास्तानार आने का कारण ये भी है कि 2010 में बास्तानार में ही सड़क पर एक पुलिस की टीम को उड़ा दिया था माओवादियों ने बम के जरिए। 7 जवान उसमें शहीद हो गए थे। इसलिए इस इलाके में हम आपको लेकर आए हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ की जो टीम है वो बम सर्चिंग का काम करती। मेटल डिटेक्टर से आईईडी खोजते जवानों के सामने कई चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती तो ये कि खुद को विस्फोटकों से बचाते हुए अपना अगला कदम रखना, क्योंकि बस्तर पर पग पग पर बारूद बिछा है। पता नहीं कौन सा कदम आखिरी कदम साबित हो जाए। दूसरी चुनौती ये कि घने जंगलों और पहाड़ों के बीच नक्सलियों के एम्बुश यानी झांसे से भी खुद को बचाए रखना, क्योंकि एक बार एम्बुश में फंसने के बाद कैंप से वक्त रहते मदद मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यही कारण है कि बम खोजते वक्त दूरबीन से आसपास की पहाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है कि कहीं माओवादी उन्हें अपना निशाना न बना ले। नक्सलियों की मांद में ईटीवी भी आज पहुंचा हुआ है, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि कितने जोखिम के साथ सीआरपीएफ के जवान बस्तर में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार यादव जी हैं। यादव जी, आप लोग इसमें देख रही हूँ मैं बम सर्चिंग का काम कर रहे हैं, आईडी आप लोग ढूंढ रहे हैं, विस्फोटक ढूंढ रहे हैं ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि देखने में आ रहा है आम लोग भी कैजुअलिटी उनकी भी हो रही है, लोग उड़ जा रहे हैं पैर रखने। प्रेशर बम है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बम माओवादियों ने लगा रखे हैं। अभी ये प्रोसेस क्या, इसको बताइए। इस प्रोसेस पे हम माओवादियों द्वारा लगाया गया एक्सप्लोसिव उससे कि निकाल ले जाते हैं जो तार को, या फिर प्रेशर माइंस में उसमें जो मेटल यूज़ करते हैं उसके माध्यम से हमारे पास डॉग है, उसको एक्सप्लोसिव के माध्यम से उसको पकड़ता है और उसे हम रिमोटली हैंडल करके बाहर निकालते हैं अपनी वीडियो टीम की मदद से। जी जी, ये घना जंगल है, आप लगातार जंगलों में आप लोग घूम रहे हैं, कच्ची सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई हादसा भी हो सकता है, ये रिस्क वाला काम है। ये मैं देख रही हूँ 3 लेयर आपके आसपास है, सुरक्षा घेरा भी एक चल रहा है साथ साथ, क्योंकि पहाड़ वहाड़ भी है और गोरिल्ला युद्ध तो करते ही हैं माओवादी, उसमें माहिर है। तो ये थोड़ा सा इसको बताइए, जो ये 3 सुरक्षा घेरे आपके चारों तरफ है, ये क्या है? इस अपनी सुरक्षा के लिए ये घेरा लगा है। जैसे हम डिमाइनिंग करते हुए रोड पर चल रहे हैं, माओवादियों द्वारा हमें ट्रैप करके या बारूदी सुरंग में खुद को न फंसा दिया जाए, इससे हम बचने के लिए हम अपना 3 लेयर में चलते हैं, ताकि उनको दूर से दूर भागा चले, या हमें आईडी को एक्सप्लोज करने के लिए कोई बैठा हुआ है तो वो पकड़ा जा सके। इसलिए हम इसको अपने रोड से 150 से 200 मीटर दूर तक लेके चलते हैं।
तो ये प्रोसेस है जो पार्टी होती है, सीआरपीएफ कैंप के जो जवान होते हैं वो अपने कैंप के आसपास उनकी रूटीन प्रोसेस होती है कि वो जो विस्फोटक जो लगाए हुए हैं बस नक्सलियों ने सड़क के नीचे लगाए हुए हैं उसको वो खोज निकालें, उसे वो बरामद करें और बहुत सारे लोगों की जीवन की सलामती इससे हो जाती है। ना केवल जवान उड़ते हैं इन विस्फोटकों से बल्कि बस्तर का आम आदमी भी अपनी जान कभी कभी गंवा देता है। तो ये बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रहा है सीआरपीएफ कि इन आईडीज को बरामद करके जो लोग हैं आम बस्तर के उनके जीवन की रक्षा भी सीआरपीएफ इस वक्त कर रहा है। माओवादियों ने वर्ष 2013 में 46, 2014 में 50 और 2015 में 65 आईईडी ब्लास्ट किए। अब तक बस्तर में 2013 में 153, 2014 में 149, 2015 में 234 और 2016 में अब तक 76 बारूदी सुरंगें बरामद की जा चुकी हैं, जिनके विस्फोट के जरिए माओवादी बस्तर को बड़ी क्षति पहुंचाने की फिराक में थे। सर्चिंग ऑपरेशन के जरिए आईईडी डिटेक्ट कर सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के जानमाल को होने वाले संभावित नुकसान को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस काम में डॉग स्क्वाड भी अहम रोल निभा रहा है। बस्तर में विस्फोटकों को ढूंढ निकालने में डॉग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं रिमी जो है बास्तानार जो कैंप है सीआरपीएफ का उसका ये डॉग है और देखिए एम असलम इसके हैंडलर हैं जो उसको लेकर घूम रहे हैं और रिमी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं बम को ढूंढने में। आपसे मैं चाहूंगी जानना एम असलम जी कि आप रिमी का क्या मेजर रोल है इसमें सारे प्रोसेस में? मैडम इसमें आईडी वो 15 मीटर दूर से वो पता चल जाता है उसका, मतलब दूर से कहीं हवा आ जाए तो पहले वो जगह आईडी में जगह बैठ जाता है। अच्छा, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है कि ये सूंघ के आपको बता देते हैं। कैसे पता चलता है, ये कैसे आपको संकेत करता है? ये मतलब जब उसका सेंड मिलता है वो दूर से मतलब उधर जाकर आराम से बैठ जाता है और उसका बॉडी मूवमेंट भी होता है, उधर जाके स्लो हो जाते हैं बस। इसकी मदद से कितने आईडी बरामद किए आपने? हमारा एक आईडी बरामद हुआ जी। तो रिमी जैसे कई सारे डॉग्स हैं सीआरपीएफ के पास जो 15 मीटर दूरी से ही सूंघकर ये बता देते हैं कि आगे बम है और संकेत देने के लिए उस स्थान पर जाकर वो बैठ जाते। बस्तर में तैनात जवानों के संघर्ष का एक सुखद पहलू भी है, वो ये कि यहाँ लघु भारत के दर्शन हो जाते हैं। अनेकता में एकता की मिसाल ये जवान पेश कर रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचकर ये राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं। हम अपने दर्शकों को एक खास बात भी बता दें कि ये जो टीम आप देख रहे हैं सीआरपीएफ की, ये टीम जो है एकता में अनेकता की मिसाल भी है। इसमें कोई जवान मेघालय का है, कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है, कोई यूपी का है। ये सारे ही जवान इस टीम में इस समय 10 मेंबर आपको दिख रहे हैं और ये 10 जवान अलग अलग प्रदेश के जवान हैं और बस्तर में आकर भारत की एक संपूर्ण तस्वीर पेश करते हुए बस्तर में जो हो रहा है छद्म युद्ध माओवादियों के खिलाफ, उससे वो लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के लिए दिलो जान से डटे हुए। बस्तर में यदि माओवादी अर्धसैनिक बलों पर हावी हैं तो केवल बारूदी सुरंगों के कारण। छापामार युद्ध में पारंगत माओवादियों ने बस्तर की धरती में कई बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। नक्सलियों ने उन स्थानों पर सबसे ज्यादा आईईडी लगाए हैं जहां पानी की निकासी के लिए पुलिया बनी हुई है। सीआरपीएफ के जवानों ने वर्ष 2015 में 234 आईईडी रिकवर किए। ये आईईडी 1152 किलो के थे। वहीं 31 मार्च 2016 तक सीआरपीएफ ने 76 आईईडी रिकवर किए जो 327 किलो के थे। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की माने तो अंदरूनी इलाकों में हर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक आईईडी बरामद हुआ है। हमारे साथ जीवानंद हलदर जी भी हैं जो एक्सपर्ट हैं इस पूरी प्रोसेस के। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो पीछे ये जो मेटल डिटेक्टर है इससे भी ये सर्च कर रहे हैं बम को, ये किस तरह से कितनी दूरी तक बम अंदर होता है तो पता चल जाता है? मैडम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं एक्सपर्ट तो बोलने से कोई इस प्रकार लिखा पढ़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पहले फोर्स में था और नक्सली ऑपरेशन में मैं काम कर चुका हूँ। तो उस हिसाब से मेरा जो मानना है, ये जो मेटल डिटेक्टर लेके हम लोग चलते हैं, फोर्स चलती है, उसका जो डिस्टेंस ज़्यादा दूर तक नहीं रहता है, 2 से 3 फीट तक होती है। और आज जो नक्सलियों का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट फोर्स को या आम आदमी को जो नुकसान पहुँचाने के लिए उन लोग रास्ते में टनल लगाते हैं, जो मेटल डिटेक्टर वहाँ तक पावर नहीं जाते हैं। और उन लोग जो आपका छोटा सा जो प्रेशर बम छोटा लगाते हैं 1 फीट या 2 फीट के अंदर जो लगाते हैं, तो उसमें इस मेटल डिटेक्टर से पता चल जाता है। तो ये जो टनल लगाते हैं, जैसे अपन ये बस्तानार की भी रोड देख रहे हैं, ये रोड काफी ऊंची है ना जमीन से, तो यहाँ तो बहुत आसान है टनल लगाना, उसको नहीं पकड़ सकते, अपन पकड़ नहीं पाते उसको। ये इस प्रकार के अभी तक तो किस प्रकार कोई यंत्र यहाँ पर बस्तर में आए नहीं है, क्योंकि हमारे सामने में ही इस बस्तर में जो रोड था कुछ 2010 में करीबन एसएसएफ का जवानों को यहाँ शहीद हुआ था 8-10 आदमी।
तो ये जो हाइट है, जो 10-15 फीट हाइट के नीचे जो टनल लगाते हैं, बहुत तो ये है वो टनल के रोकथाम के लिए ऐसी प्रशासन के प्रकार कोई यंत्र का बस्तर मानना चाहिए। अगर बस्तर में अगर नक्सली हावी है, सिर्फ ये विस्फोट में हावी है, बाकी वो आमने सामने युद्ध करने लायक वो लोग है नहीं, उन लोग आमने सामने युद्ध नहीं लड़ सकते। जो आप बता रहे थे 1 महीने में 56 आईडी बरामद। हाँ, अभी जो हम लोग पेपर खबर कागज में अपन पढ़ते रहते हैं, इसमें एक खबर मिला था कि अपने जो अरनपुर क्षेत्र में जो रोड बन रही है, नई रोड बन रही है, बहुत चुनौतीपूर्ण रोड है। अरनपुर से जगनगुड्डा के रास्ते में जो नक्सलियों का लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसमें पिछले 10 सालों में 2 किलोमीटर रोड बनी है और उसमें सीआरपीएफ बहुत संघर्षपूर्ण काम कर रहे हैं। अपने जान जोखिम में देके और वहाँ पर जो रोड निर्माण कर रहे हैं, उस रोड कार्य में कम से कम 1 महीने में 56 आईडी मिला है, जिसमें मैं भी उस तरफ गया था देखने हुए। तो वहाँ पता चला कि वहाँ का जो सीआरपीएफ जवान वहाँ पर जो अपनी जान को संघर्ष मतलब जोखिम में डाल के इस प्रकार की संघर्षपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। जबकि आप मान सकते हैं कि वहाँ पर अगर 10 साल में 2-3 किलोमीटर रोड बनती है तो कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। फिर भी हमारे जो जवान हैं ये नक्सलियों की मुँह पर जवाब दे रहे हैं, ये नक्सली पीठ पीछे भाग रहे हैं अभी। विनोद जी, आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जगदलपुर में बस्तर का इलाका पूरा देखा है। ये जो विस्फोटक दबे हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि पूरे बस्तर में कहीं भी आप पैर रखिए उड़ सकते हैं। आप अपनी रिस्क पर ही चल रहे होते हैं सड़क पर। ये आप लोग जब रिपोर्टिंग करते तो आप लोग कैसे क्या सावधानी बरतते हैं? बिल्कुल, सबसे खास चीज होती है जैसे अभी ये इंटीरियर का इलाका है और इस इंटीरियर के इलाके में हमें आमतौर पर ये जानकारी रहती है, जिस तरह की हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसमें इस तरह की बातें सामने आती हैं कि किस तरह से लैंडमाइंस बिछाए गए, कहाँ पर जवान हुए, तो ये घटनाक्रम में सामने आती रहती तस्वीरें। तो इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर जैसे अभी हम चल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर प्रेशर बम लगे हों, आईडी रिमोट वाले बम लगे हों और दूसरे अन्य बम लगे हों, कई प्रकार के बम यहाँ पर लगाए गए हैं। तो हो सकता है अभी आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, तो जान की खतरा हो सकता है। कहीं पर भी अगर हमारा प्रेशर पड़ा उस बम पर तो विस्फोट हो सकता है। तो यानी पग पग पर बारूद बिछा है, लेकिन वो लैंडमाइंस किस तरह का बिछा है, किस तरह का बारूद है, ये कोई नहीं जानता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे यहीं पर हम किनारे ही चल रहे हैं, आमतौर पर ये होता है जैसे ये पगडंडी है, अभी सीआरपीएफ जो है यहाँ पर रन कर रही है, तो जाहिर सी बात है माओवादियों को अगर ये मालूम है कि इस जगह पर उनका मूवमेंट रहता है, तो ये बारूद वो वहाँ पर बिछाए हुए हैं। इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि प्रेशर बम भी होगा, दूसरे भी बारूद होंगे और कहीं ना कहीं वो अगर उनकी चपेट में आते हैं तो एक बड़ा हादसा होता है। बात है ये माओवादी समझते हैं या सुरक्षा बल समझते हैं? माओवादी वैसे तो गोरिल्ला युद्ध के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर वो हावी हो जाते हैं सुरक्षा बलों पर, पुलिस पर या सरकार पर भी हम कहें, तो उनका जो आईडी लगाने का तरीका है, जो विस्फोटकों का यूज है जगह जगह, चाहे वो सड़क हो चाहे कच्चे रास्ते हो, वो विस्फोटक वहाँ दबा देते हैं। वो कई तरह से हो सकता है, चाहे वो टिफिन बम हो, जैसा कि टनल के रूप में भी वो लगा ही रहे इसको। तो ये तरह तरह अलग अलग तरीकों से वो लगाते हैं विस्फोटक, और इसी से कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती है जवानों की, जब वो उड़ जाते हैं पैर रखने से। उनके एम्बुश में फंसकर भी कई बार जवानों ने अपनी जान से हाथ गंवाया है। तो ये जो छद्म युद्ध माओवादी खेल रहे हैं, हालांकि इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवान भी दिन रात मैदान में डटे हुए हैं। बास्तानार में आपको यही दिखा रहे हैं कि किस तरह जवान विस्फोटक जो है वो खोज निकालते हैं, चाहे डॉग की मदद से, चाहे मेटल डिटेक्टर की मदद से, चाहे दूसरे तरीकों से। तो ये बहुत जरूरी है कि माओवादियों के मंसूबे को फेल करने के लिए जो विस्फोटक उन्होंने लगा रखे हैं, बस्तर में बिछा रखे हैं, उसको खोज लिया जाए, और वही काम जवान इस वक्त कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ प्रियंका कौशल, ईटीवी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से बस्तर बारूद की ढेर पर बसा हुआ है और खतरों से खेलते हुए सीआरपीएफ के जवान लगातार माओवाद से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से 7 फीट गहरे कुएं में अनशन किया जा रहा है। छात्र राजनीति से चल के आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आप जिंदगी को, लाइफ को 20-25 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? ये मुझे भगवान ने और पार्टी ने जनता की सेवा करने की एक बहुत बड़ी संधि उपलब्ध करके दी है। जब जब बड़े पदों पे मैं गया तो मुझ पर कोई जिम्मेदारी आई है इसका एहसास हुआ, ना कि मुझे ज़्यादा अधिकार मिले इसका एहसास। बीजेपी चीफ भी आप रहे, स्टेट के अंदर संगठन से जुड़े रहे, ग्रास रूट पे रहे, तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि अमित भाई
एक कुशल संगठक है और हमारी पार्टी की विशेषता यह है कि सत्ता के पद से संगठन का पद बड़ा माना जाता है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ देखिए जगदीश चंद्र शो। सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है इस नूडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। महाकाल की धरती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आरती, स्नान और पूजा से सजे इस मेले की सबसे साफ तस्वीर, सबसे बड़ी कवरेज, मोक्ष का महापर्व सिंहस्थ। देखिए सिर्फ ईटीवी पर। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर सिवनी से है, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। सुदेश, शुभांक और सौरभ की हादसे में मौत हुई। हम आपको बता दें, दरअसल खड़े ट्रक से बाइक सवार टकरा गए थे, जिसके बाद इन तीनों की मौत हो गई। कोतवाली थाना के शनि मंदिर के पास की ये घटना है। और रीवा से खबर है, जहां पर अनूठे तरीके से अनशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुएं में 7 फीट नीचे जाकर अनशन कर रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। विश्वनाथ पटेल नाम है इनका। सरकारी योजनाओं में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे खत्म करने की मांग को लेकर लगातार लड़ाई करते रहे। जब बात नहीं बनी तो ये अनोखा तरीका अपनाया है विरोध का। और बड़ी खबर गुना से है, जहां विजयपुर थाना इलाके में पाडरखेड़ी गांव में खेलने के दौरान 8 साल का बच्चा पाइपलाइन में गिर गया। उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन घटना के काफी वक्त बीत जाने के बाद भी मृतक विशाल के शव का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि जिस पाइपलाइन में डूबकर बच्चे की मौत हुई, वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में है और इस पाइपलाइन से गेल वासियों के घरों में पानी की सप्लाई होती है। लोगों की माने तो शव को निकालने के लिए कंपनी पाइपलाइन तोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। और खबर ग्वालियर से, महाराजपुरा एयरफोर्स कैंपस में एक सिपाही की मौत हो गई। हम आपको बता दें, 50 वर्षीय सिपाही यूसुफ की मौत हुई है। हीट स्ट्रोक की वजह से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। डिफेंस सिक्योरिटी कोर में मोहम्मद यूसुफ नाम का सिपाही पदस्थ था। महाराजपुरा पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो गर्मी का कहर देखने को मिला है ग्वालियर में, जहां महाराजपुरा एयरफोर्स कैंपस में एक सिपाही की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई है। 50 वर्षीय सिपाही मोहम्मद यूसुफ की मौत हुई है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे मौत हुई है सिपाही की? देखिए, महाराजपुरा एयरबेस पर ये डिफेंस सिक्योरिटी कोर जो कि बाहरी सुरक्षा का काम करती है, इसी में एक जवान तैनात था। मोहम्मद यूसुफ नाम का ये जवान था। करीब 50 साल की उम्र थी। उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला था। कल ये जवान मोहम्मद यूसुफ अपने रूटीन चेकअप के लिए महाराजपुरा एयरबेस से मुरार स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल तक आया था। वहां से मुरार हॉस्पिटल तक की दूरी 9 किलोमीटर है और इस दूरी को उसने साइकिल से ही तय किया था। और यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप कराने के बाद जब मोहम्मद यूसुफ वापस महाराजपुरा एयरबेस लौटा, वहां लौटने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और बेंच पर सोया और उसी दौरान जो है थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी महाराजपुरा पुलिस को दी। महाराजपुरा पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ के शव को पीएम के लिए जय आरोग्य अस्पताल भिजवाया और संभवतः पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर हीट स्ट्रोक
यानी गर्मी के कहर से इसकी मौत होने की आशंका जताई है। आखिर इस मौत के पीछे क्या वजह है और क्या कारण रहे हैं, इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद होगा। तो कुल मिलाकर अब ये महाराजपुरा पुलिस इस मामले की जांच करेगी कि आखिर जो सिक्योरिटी सिग्नल कोर का जवान था मोहम्मद यूसुफ, उसकी मौत कैसे हुई है। प्रारंभिक तौर पर इसमें गर्मी की आशंका सामने आई है। बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा, जांच के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ की मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 12 से 14 मई तक आयोजित होने वाले वैचारिक महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के निनोरा जाएंगे। सीएम के यहां सुबह 11:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। 12 मई को संघ प्रमुख मोहन भागवत वैचारिक महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। वैचारिक महाकुंभ में देश दुनिया की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। 14 मई को समापन होगा इसका और समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जो वैचारिक महाकुंभ होने वाला है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लगभग, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री को तैयारियां संतुष्ट कर पाएंगी? बिल्कुल, जिस तरह से अभी सुबह से जो माहौल बना हुआ है, सभी जो घाट बने हैं यहाँ पर तकरीबन सभी घाटों पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, डॉग स्क्वाड पूरी तरह से सर्चिंग कर रही है। इसके अलावा मॉक ड्रिल के लिए भी पूरी जो वोट है वो पूरे शिप्रा में इधर उधर विजिट कर रही है। उसके अलावा जहाँ भी उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और वाहनों को अंदर आने से मना कर दिया है। इसके अलावा पूरी जो सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान जी आज यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही अन्य यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो पहुंच जाएंगे और उनके साथ मिलकर जो बाकी तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। हालांकि इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है कि तकरीबन उज्जैन में अभी 8 से 10 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आज से पंचक्रोशी यात्रा है जो शुरू हो चुकी है। 118 किलोमीटर की यात्रा है, पूरे उज्जैन में घूमेंगी। तो जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आ चुके हैं और इसको लेकर भी काफी जो है सुरक्षा के काफी इंतजाम देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शिरकत करने वाली हैं, तो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? जो चर्चाएं होंगी, कई अहम मसलों पर चर्चा होगी, तो चर्चा कहां पर होगी, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, क्योंकि ये उज्जैन में पहला ऐसा मौका है कि वैचारिक महाकुंभ में बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। आज से ही ऐसे कई अनेक 3 प्रकार के अनेक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर एक आध्यात्मिक फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है जिसमें जाने माने फिल्म अभिनेता भी आएंगे, बड़े बड़े राजनेता आएंगे। तो वैचारिक कुंभ को अभी माने, साथ में फिल्म फेस्टिवल है जो धार्मिक फिल्म फेस्टिवल, उसको लेकर और साथ ही पंचक्रोशी यात्रा। तो उज्जैन का जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उस पर खासा दबाव रहने वाला है। उसने अत्याधुनिक डिवाइसें बुलाई हैं जिससे जो यहाँ पर श्रद्धालु रहेंगे उन पर मॉनिटरिंग रहेगी। ड्रोन कैमरे हैं उससे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही पैदल यात्री हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए जगह जगह कमांडो लगे हैं। जो कमांडो है रास्ते में उन्हें रास्ता भी बता रहे हैं, साथ ही उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। तो जो एक अलग से स्थान चिन्हित किया गया है वहाँ शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ पहुंचेंगे, सारी जगह का जायजा लेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर आज वो आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेताओं को लेकर बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को में कहीं चूक ना हो जाए, इस चीज को लेकर सबसे बड़ा आज मॉक ड्रिल होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वैचारिक महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं। और बड़ी खबर भोपाल से है जहां युवक पर एसिड अटैक हुआ है। हम आपको बता दें, युवक सलमान पर अज्ञात आरोपी ने तेजाब फेंक दिया। घायल युवक चिरायू अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। अशोका गार्डन की ये घटना बताई जा रही है। इस पूरी घटना की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। हम आपको बता दें कि भोपाल से एक खबर है जहां एक युवक पर एसिड अटैक हुआ है। युवक का नाम सलमान बताया जा रहा है, जिस पर अज्ञात आरोपी ने तेजाब फेंक दिया। हमारे संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। मनोज, एक युवक पर तेजाब फेंका गया है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, आखिर कौन था वो शख्स जिसने तेजाब फेंका है? तो बिल्कुल, अभी फिलहाल जो घटनाक्रम सामने आया, घटना करीब कल शाम की बताई जा रही है और जो अशोका गार्डन थाना क्षेत्र पुराने शहर में उसकी
आसपास की घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस से जब इस पूरे घटनाक्रम पे जानकारी ली गई टीआई मनीष मिश्रा से, तो उनका यही कहना था उनको इस घटना के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये युवक जो है अभी चिरायु अस्पताल में भर्ती हो। जब हमारी इससे बातचीत हुई तो उसका यही कहना था कि किसी अज्ञात लोगों ने उसके चेहरे पे। बिल्कुल मनोज, युवक की स्थिति कैसी है अभी फिलहाल खतरे से बाहर स्थिति बताई जा रही है, और चिरायु जो भोपाल का पुराने शहर में अस्पताल है वहां पर इसका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक युवक पर तेजाब फेंका गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि युवक की हालत खतरे से बाहर। क्या जल संकट को कोई अपनी ढाल भी बना सकता है, वो भी खुद को कार्रवाई से बचाने के लिए? खरगोन के जिला अस्पताल में कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। पानी की किल्लत, मरीजों पर आफत, मौज में जिम्मेदार, दम तोड़ती डायलिसिस सेवा। पानी की किल्लत और गिरते जलस्तर से लोग जहां परेशान हैं, वहां खरगोन जिला अस्पताल प्रबंधन राहत की सांस ले रहा है और खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। मामला हॉस्पिटल के डायलिसिस सेवा से जुड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने 26 जनवरी से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस अस्पताल में डायलिसिस मशीन तो फिट हो गई, लेकिन मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। ऐसे में अब जिला अस्पताल अपनी नाकामी छिपाने के लिए पानी के संकट का बहाना ले रहा है। डायलिसिस मशीन का चूंकि हमारा जो आरओ का जो कनेक्शन था वो हमने मार्च में किया था, उस समय अपना जो बोरिंग था वो वर्क कर रहा था, पर अभी अप्रैल के महीने में गर्मी के कारण ये बोर का जल स्तर चला गया है, इसलिए हमको थोड़ी सी डायलिसिस मशीन चालू करने में शुरू करने में हमें समस्या आ रही है। जिला अस्पताल में 4 बोरिंग में से 2 बोर सूख जाने से पानी के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस हालात से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोई दूसरे प्लान पर काम नहीं किया। जब आग लगी तब सीएमएचओ साहब को कुआं खोदने की सूझ रही है। राइजर पाइप डालने का निर्णय लिया है, यदि उससे पानी लेवल थोड़ा सा आ जाएगा तो मशीन हमारी चालू हो जाएगी। सरकार ने पीड़ित मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस मशीन पहुंचाया, सारे इंतजाम किए, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही ने मरीजों की जान आफत में डाल दी है। भीषण गर्मी में दूसरे शहर जाकर डायलिसिस कराना किसी जोखिम से कम नहीं है। देखना यही होगा कि अस्पताल प्रबंधन खुद को कितने दिनों जल संकट की आड़ में अपने आप को बचाता है। आशुतोष पुरोहित, ईटीवी न्यूज, खरगोन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तिरछी नजर।